मंजिल इंसान के हौसले अजमाती है, सपनों के पर्दे आंखों से हटाती है। किसी भी बात से मायूस मत होना तुम प्यारे प्रतियोगियों, तुम्हें लगेगी ये प्यारी सी ठोकर और वही तुम्हें चलना सिखाती है। नमस्कार साथियों, हार्दिक स्वागत और अभिनंदन आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिबा फुले क्लासेज लालसोट के इस डिजिटल मंच पर। मैं आपका साथी जोगिंदर चौधरी आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं एक बेहद रोचक महत्वपूर्ण सत्र में। प्यारे साथियों, आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इससे पहली वाली वीडियो को जो प्यार दिया, सपोर्ट दिया, इसी को ध्यान में रखते हुए एक बार आपका हृदय की अनंत गहराइयों से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्यारे साथियों, जिन मेरे प्यारे साथियों ने पहले वाली उस वीडियो को नहीं देखा है, उनसे मेरा अनुरोध है कि आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के वो पहले वाला वीडियो देखें और अपनी तैयारी को परखने का प्रयास करें। जैसे ही हमारी ये परीक्षा नजदीक आ रही है, इस परीक्षा कि अंतिम समय में आपकी तैयारी को और कैसे मजबूती मिल सके और आप अपने स्कोर को कैसे बेहतर बना सकें, इसके लिए मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं टीचिंग एप्टीट्यूड के महत्वपूर्ण प्रश्नों की इस सीरीज में। आज ये दूसरा दिन, दूसरी वीडियो में, जहां मैं आपके बात करूंगा बेहद रोचक महत्वपूर्ण प्रश्नों की। प्यारे साथियों, एक बार आप अपने सभी साथियों को जोड़ने का प्रयास कीजिएगा। मैं आप सभी के नाम पढ़ पा रहा हूं, जैसे पल्लवी जुड़ चुकी है, मानवी जुड़ चुकी है और दिव्यांशी भी जुड़ चुकी है। जुड़ने वाले सभी साथियों का हार्दिक स्वागत। यहां पर योगेश जुड़ चुका है, जितिन जुड़ चुका है, विपिन का नाम मैं पढ़ पा रहा हूं। प्यारे साथियों, आप सभी अपने सभी साथियों को जोड़ने का प्रयास कीजिएगा, इस वीडियो की लिंक को शेयर कीजिएगा और अपने सभी साथियों को इस कक्षा का लाभ मिल सके। तो चलिए आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहले प्रश्न के साथ क्या कहता है इस सीरीज का प्यारा सा प्रश्न। चलिएगा, आप सभी ने बता दिया, आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है तो देखिएगा। चलिए पहले प्रश्न से हम आपकी शुरुआत करते हैं। क्या कह रहा है इस सीरीज का पहला प्यारा सा प्रश्न? संप्रेषण है जी। संप्रेषण क्या है? एक प्रकार की कला का नाम है क्या संप्रेषण? जी गुरुजी। भाषाई आदान प्रदान है क्या संप्रेषण? शैक्षिक योग्यता है क्या संप्रेषण? या कला और विज्ञान दोनों है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप भी अपना यानी कि कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। प्यारे साथियों, आपके भी कमेंट बॉक्स में यदि कमेंट मैं नहीं पढ़ पा रहा हूं तो आपको हमारे चैनल की सदस्यता लेनी होगी। एक बार सभी साथी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, तो पहला ही प्रश्न है जिसका बहुत से विद्यार्थी ऑप्शन ए दे रहे हैं, कुछ विकल्प डी के साथ जा रहे हैं कि गुरुजी आज ही तो आपने कक्षा में बात की थी संप्रेषण कला और क्या होता है? विज्ञान होता है। तो ये इस प्यारे से प्रश्न का उत्तर था। लेकिन जानिए कुछ चीजें। संप्रेषण की उत्पत्ति आप सभी जानते हैं। संप्रेषण शब्द की जो उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा से हुई है। लैटिन भाषा से हुई है प्यारे साथियों, याद रखना है। और लैटिन भाषा का एक शब्द है, शब्द की बात करो तो कम्युनिस्ट। कौन सा शब्द है गुरुजी? तो बोलो, कम्युनिस्ट शब्द है। और उसका शाब्दिक अर्थ है गुरुजी साझा करना। क्या करना? साझा करना या फिर भागीदारी निभाना। भागीदारी निभाना, साझा करना या भागीदारी निभाना एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें आप विचारों को मौखिक रूप से गुरुजी, लिखित रूप से और सांकेतिक रूप से जब व्यक्त करते हैं तो वह प्रक्रिया आपके क्या कहलाती है? संप्रेषण कहलाती है। क्या कहलाती है? संप्रेषण कहलाती है। अब थोड़ा सा और मेरे प्यारे लाडलो, आपको यहां ध्यान देना है परीक्षा में क्या प्रश्न बनेगा। प्रश्न बनेगा संप्रेषण की विशेषताओं से। तो संप्रेषण कला और क्या होता है गुरुजी? कला और क्या होता है? तो विज्ञान होता है। कला और क्या होता है? विज्ञान होता है। औपचारिक और कैसा होता है? अनौपचारिक होता है। औपचारिक और कैसा होता है? अनौपचारिक होता है। इसके साथ साथ याद रखना है संप्रेषण में विचारों का आदान प्रदान होता है। विचारों का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। आदान प्रदान के साथ साथ अर्थ को ग्रहण किया जाता है, भाव को ग्रहण किया जाता है। भाव को क्या किया जाता है? ग्रहण किया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसमें पृष्ठ पोषण या फीडबैक। पृष्ठ
पोषण या फीडबैक की प्रधानता होती है। पृष्ठ पोषण की क्या होती है? प्रधानता होती है। ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान दे करके समझ में रख के जानी है। तो पहले ही प्रश्न का उत्तर हुआ गुरुजी विकल्प आपका डी। और प्यारी सी जानकारी का आप भी लीजिएगा स्क्रीनशॉट और मुझे इजाजत दीजिएगा इस सीरीज के अगले प्रश्न पर चलने की। चलिएगा, यह प्यारा सा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है और आपसे क्या बात कर रहा है, क्या पूछा है गुरुजी, देखिएगा। पूछने वाले ने क्या चीज पूछ ली कि विद्यार्थी में नैतिक मूल्य, विद्यार्थी में मॉरल, आपके जो रूल हैं, मूल्य हैं, उनको किस प्रकार हम लोग पैदा कर सकते हैं। सुबह की प्रार्थना के द्वारा गुरुजी, नैतिक मूल्यों पर व्याख्यान देकर के गुरुजी, या फिर पाठ्यक्रम के साथ उसे संबोधित करके, या महान व्यक्तियों की जीवन गाथा को बता करके। अब क्या पूछा है देखिएगा, आपसे पूछा है कि नैतिक मूल्यों को किस प्रकार से पैदा किया जा सकता है। अब व्याख्यान देना तो गलत है क्योंकि बालक कैसे हैं, छोटे छोटे हैं। बालक कैसे हैं, छोटे छोटे। अगर उनके पाठ्यक्रम में या सिलेबस में उस चीज को सम्मिलित कर दिया जाएगा गुरुजी, तो वो याद कर लेंगे। और नैतिक जो मूल्य है, जो एक आदर्श के रूप में होते हैं, आप बालकों को कहानियां सुनाएंगे वो भूल जाएंगे, लेकिन उनके सिलेबस में यदि उस चीज को जोड़ेंगे गुरुजी, तो वो आपके याद रखेंगे। याद रखना है, नैतिक मूल्यों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जा सकता है। अगले प्रश्न पर आ जाइएगा। इस सीरीज का यह प्यारा सा प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पर है मेरे प्यारे लाड। आप सभी कमेंट बॉक्स में अपने जवाब और अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दें। एक अध्यापक को पाठ योजना क्यों बनानी चाहिए? लेसन का जो प्लान है वो क्यों बनाना चाहिए? क्रमबद्ध कार्य करने में सहायता मिलती है, सहायक सामग्री के प्रयोग है, बच्चों के ज्ञान ग्रहण जांचने में और पाठ में विभिन्नता देने में सहायक है। बड़ा प्यारा और रोचक प्रश्न है प्यारे साथियों। इनमें से जरूर आपको प्रतियोगी परीक्षा में आपको 1 जून को प्रश्न मिलेंगे। तो ध्यान से देखना है कि एक अध्यापक को पाठ योजना क्यों बनानी चाहिए। पाठ योजना क्यों बनानी चाहिए? तो क्रमबद्ध रूप से कार्यों को व्यवस्थित करने के लिए। अब गुरुजी हम तो यही नहीं समझे कि पाठ योजना क्या है। पाठ योजना कहते हैं लेसन प्लान। एक अध्यापक अपनी विषय वस्तु को छात्रों के समक्ष प्रदर्शित करने के लिए उन्हें क्रमबद्ध रूप से क्या करता है? व्यवस्थित करता है। क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करता है और व्यवस्थित करने की प्रक्रिया पाठ योजना कहलाती है। और वही पाठ योजना जो अपना जन्म लेती है गुरुजी, किससे जन्म लेती है? गेस्टाल्ट संप्रदाय से। कौन से संप्रदाय से मेरे लाडलो? गेस्टाल्टवादी संप्रदाय से। पाठ योजना का जो जनक है सर, पाठ योजना का जो जनक है वो है हर्बर्ट स्पेंसर। कौन सा स्पेंसर? हर्बर्ट स्पेंसर। और ये पाठ योजना जो है हमारी, वो सरल से कठिन की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित है। सरल से कठिन की ओर सूत्र पर क्या है? आधारित है। और आपको याद रखना है जो हमारी पाठ योजना है वह आगमन विधि पर आधारित है। कौन सी विधि पर? आगमन विधि पर आधारित है। अब एक बात और आपको याद रखे जानी है साथ साथ में गुरुजी, कि हर्बर्ट जो स्पेंसर है ना, इन्होंने शिक्षण का एक स्तर दिया और वो कौन सा दिया है? स्मृति स्तर। वह सबसे कैसा स्तर है गुरुजी? तो निम्न स्तर है। और वह बल किस पर देता है? तो रटने पर बल देता है। यही इसके साथ साथ एक बार बीएसटीसी में पूछा जा चुका है हर्बर्ट स्पेंसर का प्यारा कथन कि वर्तमान समय में जो आपकी सबसे बड़ी आवश्यकता है वह व्यक्ति का उत्तम चरित्र। आवश्यकता क्या है? चरित्र का उत्तम होना। चरित्र क्या होना है? उत्तम होना है। और यही आपके हर्बर्ट स्पेंसर ही मूल्यांकन में पाठ योजना को जोड़ेंगे। किस में जोड़ेंगे? मूल्यांकन की प्रक्रिया में जोड़ेंगे।
ये हमें याद रखे जाना है। इस प्यारी सी जानकारी का आप भी स्क्रीनशॉट लीजिएगा और मेरे साथ अगले प्रश्न पर अपना उत्तर दीजिएगा। चलिए प्यारे साथियों, मैं आप सभी के प्यारे से कमेंट पढ़ पा रहा हूं। ज्यादातर विद्यार्थी बिल्कुल सही दिशा में अपने प्रश्नों का चुनाव कर रहे हैं। चलिए अपने सभी साथियों को जोड़ने का यहां प्रयास कीजिएगा, जिससे उन्हें भी इस प्यारी सी जानकारी का अपने परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभ मिल सके। चलिए अगले प्रश्न पर हम बात करते हैं। क्या अगला प्रश्न आपसे बात करता है गुरुजी? तो देखिएगा प्यारे से प्रश्न को। यदि विद्यार्थी अनुशासनहीन हो जाए तो अध्यापक या अध्यापिका को क्या करना चाहिए? जब डिसिप्लिन को तोड़ दिया जाए गुरुजी, तो एक अध्यापक या अध्यापिका जो है उसे कौन सा कार्य करना चाहिए? उनकी अपेक्षा करे, उनको सजा दे, कारण का पता करे और प्राचार्य को सूचित करे। 4 विकल्प आपके सामने हैं। अब ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने के दौरान हम चारों ही विकल्पों को पढ़ेंगे। सबसे पहली बात, उन्हें सजा नहीं देंगे। अपराध क्या है, हम पहले अपराध को देखेंगे लेकिन बालक को सजा नहीं देंगे। जहां तक होगा हम सजा से क्या करेंगे, बचेंगे गुरुजी। बालक अनुशासनहीन क्यों हो रहे हैं, इस बात के कारण को जानने का प्रयास करेंगे। अगर कारण जानने का नहीं होता तो प्राचार्य को सूचित करेंगे। इसलिए उत्तर तो हो जाएगा, कारण को जानने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। ऐसा वो क्यों कर रहे हैं? अगले प्रश्न पर आ जाइएगा। छात्रों के प्रगति पत्र उनके अभिभावकों को क्यों देने चाहिए? बालकों के जो प्रगति पत्र है, उनकी जो अचीवमेंट है, उस अचीवमेंट का टेस्ट, उपलब्धि का जो टेस्ट है, वह अभिभावकों को क्यों देना चाहिए? उनको बच्चों की प्रगति की जानकारी देने के लिए, उनकी रुचि अपने बच्चे की शिक्षा में जानने के लिए, अध्यापक का उत्तरदायित्व बच्चों के प्रति समाप्त हो जाता है, कमजोर विद्यार्थियों को ट्यूशन मिलने की उसको संभावना होती है। अब आप बताइए, ट्यूशन तो हम करा ही नहीं सकते। आरटी की धारा, आरटी जो एक्ट आता है, राइट टू एजुकेशन आता है, उसकी धारा आती है 28, जो निजी ट्यूशन से क्या देती है, मुक्ति प्रदान करती है। निजी ट्यूशन कार्य अध्यापक नहीं करा सकता। अब उत्तरदायित्व समाप्त हो जाएगा, बात ऐसी नहीं है। अब यहां है कि उनकी प्रगति को वो जान सकेंगे, बच्चे कितना सीख रहे हैं, कैसे सीख रहे हैं और ज्यादा वो कैसे सीख सकते हैं, इस बात की जानकारी उन्हें मिल सकती है। तो इसलिए क्या आपका रहेगा, विकल्प ए आपका राइट आंसर रहेगा। तो प्यारे साथियों, आप मेरे साथ बिल्कुल सही उत्तर अब तक चुनाव करते हुए जा रहे हैं। उन विद्यार्थियों से भी कहना चाहूंगा जिनके उत्तर अभी सही नहीं आ रहे हैं, तो कोई बात नहीं है। अगर वो लगातार प्रयास करते रहेंगे तो आपको पता है आपके भी उत्तर बिल्कुल राइट होंगे। किसी भी कारण बस आप लोग अपने लिए एक बेहतरीन विकल्प का चुनाव करते हैं और वो आपको नहीं मिल पाया है, तो मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ज्योतिबा फुले सहज लालसोट जो बड़ी पैलेस के पास में है, वो सुसज्जित वातावरण आपको मिलेगा। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। चलते हैं एक और नए प्रश्न के साथ। क्या कह रहा है इस सीरीज का प्यारा सा प्रश्न, देखिएगा। एक अध्यापक या अध्यापिका आप क्यों बनना चाहते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर आपको पेपर में मिलेगा कि एक अध्यापक या अध्यापिका आप क्यों बनना चाहते हैं गुरुजी? माता पिता अध्यापिका है या अध्यापक है, दूसरी कोई सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, विद्यार्थियों को पढ़ाने में रुचि है, परिवार में अध्यापक और अध्यापिकाएं हैं। अब आपको पॉजिटिव सोचना है, आप क्यों टीचर बनना चाहते हैं?
पहली बात, कोई नौकरी नहीं मिल सकती, नेगेटिव है, काट दो। माता पिता अध्यापक हैं, ये भी बात है, लेकिन आपको बालकों को पढ़ाने में क्या है, रुचि है। आपको बालकों को पढ़ाने में क्या है, रुचि है, इसलिए आप अध्यापक बनना चाहते हैं। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, इसलिए उत्तर रहेगा विकल्प सी। अगले प्रश्न पर चलिए, भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप कक्षा का नायक, नायक की बात करूं तो गुरुजी मॉनिटर। आप कक्षा का नायक या मॉनिटर किस छात्र को बनाना चाहेंगे? होशियार बालक को या बुद्धिमान छात्र को? सुंदर या हष्टपुष्ट बालक को? या फिर प्रधान अध्यापक के पुत्र को? या सर्वाधिक उद्दंडी छात्र को? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप अपना उत्तर लिखिएगा। चलिए, आपसे क्या पूछा है कि आपका यानी कि मॉनिटर किसे बनाना चाहते हैं गुरुजी? तो आप क्या सुंदर और हष्टपुष्ट विद्यार्थी को, प्रधान अध्यापक को, या शरारती? सबसे पहली बात, होशियार और बुद्धिमान बालक को। जो होशियार है और बुद्धिमान है उस हम लोग बनाना चाहेंगे कक्षा का नायक। अब कुछ बातें और सुनना, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट तत्व बता रहा हूं। यदि आपके ऑप्शन में होता कौन से बालक को बनाएंगे, तो बहिर्मुखी। बहिर्मुखी जिसका व्यक्तित्व है, बहिर्मुखी व्यक्तित्व की बात करूं तो गुरुजी बहिर्मुखी का अर्थ होता है मनोविनोदी हो। मनोविनोदी का मतलब है हंसी और मजाक करने वाला। मनोविनोदी, मनोविनोदी हो, हंसी मजाक करने वाला हो, स्वतंत्र निर्णय की उसमें क्षमता हो, स्वतंत्र निर्णय की क्या हो, क्षमता हो, और सबका भला चाहता हो। अगर ऑप्शन में ये नहीं होता तो कक्षा का सबसे लोकप्रिय विद्यार्थी हो जाता। कक्षा का सबसे कैसा विद्यार्थी हो जाता? लोकप्रिय विद्यार्थी हो जाता। अगर गुरुजी ये भी ना हो तो कक्षा का प्रतिभाशाली विद्यार्थी हो जाता। कौन सा विद्यार्थी? प्रतिभाशाली विद्यार्थी हो जाता। प्रतिभाशाली विद्यार्थी यदि नहीं है तो प्रतिभाशाली बालक भी नहीं है। अगर ये सभी होते उत्तर तब तो हो जाता उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त क्या हो जाता? सभी। याद रखना है, अगर आपसे पूछा जाए गुरुजी यही कि एक संस्था का नेता, इनको थोड़ा ध्यान से देख के जाना है। संस्था का जो नेता है वह आपके कौन है? तो संस्था का प्रधान। कौन है? तो संस्था का कौन है? प्रधान। और आपसे पूछे विद्यालय का नेता, तो विद्यालय का जो नेता है गुरुजी, विद्यालय का नेता आपके कौन है? तो विद्यालय का नेता है आपके प्रधान अध्यापक। कौन है? तो प्रधान, प्रधानाचार्य या प्रधान अध्यापक। और अगर पूछे कक्षा का नेता, कक्षा का नेता कौन है? तो कक्षा अध्यापक। ये कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान से देख के जानी है। कक्षा अध्यापक, ये कुछ बातें थी जो मैं आपके साथ कर रहा था। चलिए तो अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिएगा प्यारी सी जानकारी का। अगले प्रश्न पर आ जाइएगा। क्या अच्छा प्रश्न कह रहा है, देखिएगा क्या प्रश्न है। बेहतरीन प्रश्न मैं आपके बीच लेकर आया हूं। देखिएगा, अच्छे नेता के गुणों के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है, या महत्वपूर्ण कौन होता है? राजनीतिक मंच की, विद्यालय की, परिवार की, सिनेमा हॉल की? अब बात कर रहा है अच्छे नेता की, अच्छे नेता की बात कर रहा है, लीडर की बात कर रहा है, तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है विद्यालय की। किसकी होती है गुरुजी? विद्यालय की। अरे बालक में नेता बनने की वो भावना है, वो जन्मजात होती है। कैसी होती है? जन्मजात होती है। लेकिन इनके गुणों का विकास प्रारंभ होता है, विकास प्रारंभ होता है बाल्यावस्था में। कौन सी अवस्था में? बाल्यावस्था में प्रारंभ होता है।
लेकिन सर्वाधिक होता है, आज ही पढ़ा था गुरुजी हमने कक्षा में, किशोर अवस्था में होता है। कौन सी अवस्था में? किशोर अवस्था में होता है। अब आपसे प्रश्न पूछेगा, प्यारा सा प्रश्न क्या पूछेगा जो हमें ध्यान से देख के जाना है, एक अच्छे नेता में कौन कौन से गुण होते हैं? तो वो साहसी होता है। वो कैसा होता है गुरुजी? तो निडर होता है। निडर के साथ साथ वो कैसा होता है? तो ईमानदार होता है। कैसा होता है? तो ईमानदार होता है। ईमानदार के साथ साथ वो कैसा होता है? तो सत्यवादी होता है। कैसा होता है? सत्यवादी होता है। सत्यवादी के साथ साथ आपको याद रख के जाना है, कर्तव्यनिष्ठ होता है। कैसा होता है? कर्तव्यनिष्ठ होता है। कर्तव्यनिष्ठ के साथ साथ वो वचनबद्ध होता है। कैसा होता है? वचनबद्धता उसमें पाई जाती है और वचनबद्धता के साथ साथ वो कर्मठ होता है। कैसा होता है? कर्मठ होता है गुरुजी। और कर्मठ के साथ साथ आपको देख के जानी है कि वो आपके कैसा होता है? तो वो समूह के कल्याण की भावना रखता है। समूह के कल्याण की क्या रखता है? भावना। समूह के कल्याण की क्या पाई जाती है? भावना पाई जाती है। इसके साथ साथ आपको याद रख के जानी है कि वो कैसा होता है, तो वो आपको याद रख के जानी है अंतर्वैयक्तिक, अंतर्वैयक्तिक एवं अंतरावैयक्तिक उसमें संबंध पाए जाते हैं। अंतर्वैयक्तिक एवं अंतरावैयक्तिक संबंध पाए जाते हैं। अंतरावैयक्तिक संबंध पाए जाते हैं। कैसे संबंध पाए जाते हैं? अंतरावैयक्तिक संबंध पाए जाते हैं। इसके साथ साथ वो आपको याद रख के जानी है कि गतिशील होता है। नेतृत्व कैसा होता है? गतिशील होता है। और ये नेतृत्व कैसा होता है? तो यूनिवर्सल होता है, सार्वभौमिक होता है। सार्वभौमिक होता है। ये कुछ विशेषताएं हैं जो हमें याद रख के जानी है। अगर प्रश्न ऐसे ना पूछा जाए और प्रश्न पूछा जाए एक अच्छे नेता में कौन कौन सी गुण या विशेषताएं पाई जाती है? साहसी होता है, निडर होता है, ईमानदार होता है, शिक्षित होता है, कर्तव्यनिष्ठ होता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए नेता बनने के गुणों का विकास, तो उत्तर रहेगा विद्यालय। ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। चलिए अगले प्रश्न की ओर। कक्षा संप्रेषण के समय विद्यार्थियों को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर देने से संप्रेषण, अवसर देने से संप्रेषण आपका कैसा हो जाए, यह पूछा है। आप विद्यार्थियों को अवसर देना है तो संप्रेषण क्या है? बाधित हो जाता है क्या? शिक्षार्थी केंद्रित हो जाता है क्या? सरल हो जाता है क्या? और अपने उद्देश्य से भटक जाता है क्या? तीनों ही नकारात्मक है। उद्देश्य से क्यों भटकेगा? जब आपको विद्यार्थियों की अंतः क्रिया बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? अंतः क्रिया जब बढ़ेगी तो लक्ष्य से क्यों भटकेगा? अध्यापक केंद्रित क्यों होगा जब बात विद्यार्थियों की जा रही है? बाधित क्यों होगा जब विद्यार्थी अपनी राय दे रहे हैं? तो कैसा हो जाता है प्यारे लाडलो? सरल हो जाता है। संप्रेषण कैसा हो जाता है? सरल। ज्यादा समय नहीं लूंगा, बिल्कुल सरल प्रश्न था। अगले पर आइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न पेपर में मिलते हैं। यदि आपको किसी शैक्षिक संगोष्ठी में आमंत्रित किया जाता है तो आप क्या निर्णय लेंगे? आपको एक संगोष्ठी में यानी कि आमंत्रित किया गया है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या निर्णय लेंगे? आप वहां नहीं जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे बताइए? आप पूर्ण तैयारी से भाग लेंगे, आप सभी प्रतियोगियों से मिलेंगे, आप संगोष्ठी में सक्रिय भाग लेंगे, एक्टिव होकर भाग लेंगे। अब बताइए, एक चीज तो ये नहीं जाएंगे काट दो, सभी प्रतियोगियों से थोड़ी मिलेंगे, हम लड़ने थोड़ी जा रहे हैं वहां, हम संगोष्ठी है, विचारों की एक वार्तालाप है, उस विचारों की वार्तालाप में जा रहे हैं। अब या तो पूर्ण तैयारी, और ये क्या करा? एक्टिव। जब आप सक्रिय रहेंगे गुरुजी, और सक्रिय रहने पर या क्रियाशीलता के रहने पर बालक को स्थायी ज्ञान की प्राप्ति होती है, व्यक्ति को स्थायी ज्ञान की प्राप्ति होती है, और प्रत्यक्ष क्या मिलता है? अनुभव।
प्रत्यक्ष क्या प्राप्त होता है? अनुभव। अपने आप उत्तर निकल के आ गया मजबूत लाइन, और आपके डी वाला उत्तर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आप आ जाइएगा। बड़ा प्यारा रोचक प्रश्न इस सीरीज का ये आ गया। एक बार मुझे बता दीजिएगा आपके कितने क्वेश्चन यहां पर राइट हो रहे हैं और आपको कैसा यहां पर लग रहा है प्यारे साथियों। लगातार आप सभी यहां उत्तर दे पा रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है और आप अपनी तैयारी को किस प्रकार से जांच रहे हैं साथियों। अब समय आ चुका है अपनी तैयारी को धार देने का। जिसका अंत भला उसका सब भला। अब बिल्कुल एक एक पल का हमें यानी कि सटीक तरह से यानी कि सदुपयोग करना है, क्योंकि वक्त से लड़कर जो अपना नसीब बदल दे इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। मत सोचो कल क्या होगा, क्या पता कल वक्त खुद अपनी लकीर बदल दे। वक्त खुद अपनी लकीर बदल दे। आइए प्रश्न से मिलते हैं। क्या कह रहा है ये प्यारा सा प्रश्न? मूल्यांकन का निकट संबंध होता है। मूल्यांकन का निकट संबंध किससे होता है? सीखने की प्रक्रियाओं से, सीखने की क्रिया से, यानी कि आपकी विषय वस्तु से, या सीखने की प्रविधियों से, या मूल्यांकन का उद्देश्यों से। जी उत्तर तो रहेगा उद्देश्य। मूल्यांकन का सीधा संबंध होता है शिक्षा के उद्देश्यों से। एक व्यक्ति जिसकी मैंने आपसे बात की थी, बी.एस. ब्लूम, और बी.एस. ब्लूम एक व्यक्ति है जो मूल्यांकन की प्रक्रिया को एक त्रिकोण में बताएंगे, और वो बताएंगे यहां पर शैक्षिक उद्देश्य है, शैक्षिक क्या है? उद्देश्य, और यहां आपके है अधिगम के अनुभव। अधिगम के क्या आगे? अनुभव। सीखने पर आपको कैसा अनुभव हुआ? अधिगम के आगे अनुभव, और यहां आपको आगे मूल्यांकन के उपकरण। उपकरण कहूं या गुरुजी कहूं साधन। अब आपको एक बात याद रख के जानी है कि मूल्यांकन जो है, इस मूल्यांकन का गुरुजी सीधा संबंध शिक्षा के उद्देश्यों से है, लेकिन शाब्दिक अर्थ इसका होता है निर्णय देना। क्या देना? निर्णय देना। और गुरुजी निर्णय दिया जाता है साक्ष्यों के आधार पर, और साक्ष्य कहते हैं सबूत। साक्ष्यों के आधार पर क्या दिया जाता है? निर्णय। और मूल्यांकन की प्रकृति पेपर में पूछेगा, और मूल्यांकन की प्रकृति होती है गुरुजी मात्रात्मक। और कैसी? मात्रात्मक और आपकी गुणात्मक। मात्रात्मक और कैसी होती है? गुणात्मक। मात्रात्मक और गुणात्मक के साथ साथ ये कैसी होती है? तो सतत। ये कैसी होती है? तो व्यापक। और व्यापक के साथ साथ ये कैसी होती है? तो गतिशील। कैसी होती है? गतिशील। अब आप इतनी बातें याद करके ही जा रहे हैं प्यारे लाडलो, लेकिन पेपर में वो पूछने वाला, आपसे पूछने वाला है एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषताएं। आपसे पेपर में पूछी जाएंगी अच्छे मूल्यांकन की विशेषताएं। बातों को ध्यान से सुनना। पहली विशेषता है वैधता। ये प्यारी सी सीरीज जो मैं आपके बीच लेकर आया हूं, इस सीरीज का मुख्य उद्देश्य है कि आने वाली भर्ती परीक्षा में आपके प्रत्येक प्रश्न को सही किया जाए। ये सत्र में आप जो मेरे साथ जुड़ रहे हैं, इस सत्र में मैं आपकी तैयारी को मजबूत आयाम और आधार प्रदान करूंगा। क्यों है ज्योतिबा सबसे बेस्ट, ये आपको पता चलेगा, क्योंकि इसमें आपके समय को नहीं किया जाएगा इन्वेस्ट, और आप भी देंगे बेहतरीन परिणाम और सर्वश्रेष्ठ। इसलिए देखिएगा, पहले प्रश्न से वैधता की मैं आपसे बात कर रहा हूं। वह परीक्षण जो उद्देश्य की पूर्ति करता है। उद्देश्य की क्या करता है? पूर्ति। जो चीज जिसके लिए बनाई जाती है यदि उसकी पूर्ति करती है, वह चीज कहलाती है आपकी क्या? यानी कि वैधता। अगली बात सुनना। दूसरी विशेषता है विश्वसनीयता। कौन सी है? विश्वसनीयता। ध्यान से देख के जानिए गुरुजी। और विश्वसनीयता का मतलब है, शाब्दिक अर्थ है विश्वास के योग्य, जिस पर विश्वास किया जा सके। विश्वास के योग्य। विश्वास की डोरी होती है दोस्ती, और ना समझो तो कुछ भी नहीं, और समझो तो उस प्यारे से भगवान की भी कमजोरी होती है दोस्ती। तो देखिएगा, विश्वास के योग्य जिस पर विश्वास को किया
जा सके। लेकिन अगली बात पर सुनना, प्राप्तांकों की बारंबारता। प्राप्तांकों की क्या है? प्राप्तांकों की बारंबारता। प्राप्तांकों की बारंबारता एक बालक के द्वारा दी गई परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की जांच विभिन्न शिक्षकों के द्वारा किए जाने पर प्राप्त किए गए अंक सदैव समान आए। अगली दूसरी जो आपकी विशेषता है वो आपकी है विभेदीकरण। कौन सी है गुरुजी? विभेदीकरण। अब विभेदीकरण आपसे पूछी जाए तो विभेदीकरण है, जैसे आप प्रतिभाशाली है सर, थोड़ा सुनना बातों को, आप प्रतिभाशाली है, मंदबुद्धि है, सृजनशील है, सृजनशील है इत्यादि सभी प्रकार के पिछड़े हैं। बालकों में अंतर स्थापित करने की योग्यता, अंतर को स्थापित करने की कौन सी कहलाएगी? विभेदीकरण। इसके बाद हमने पढ़ा व्यापकता। अगली विशेषता पढ़ी व्यापकता। संपूर्ण पाठ्यक्रम जिसमें आ जाए, संपूर्ण पाठ्यक्रम जिसमें आ जाए, और संपूर्ण पाठ्यक्रम आने पर आपके कौन सा गुण आ जाएगा? व्यापकता। इसके बाद हमने अगला गुण पढ़ा वस्तुनिष्ठता। सटीक और निश्चित उत्तर आ जाए गुरुजी, वस्तुनिष्ठता। सटीक और निश्चित उत्तर आ जाए, सटीक और निश्चित क्या आ जाए? उत्तर। ये कुछ बातें हमें ध्यान से देख के जानिए। इस प्यारे से प्रश्न का उत्तर तो आपने सही किया। आप इस प्यारी सी जानकारी का स्क्रीनशॉट लीजिएगा और अगले प्रश्न पर मेरे साथ चलिएगा। देखिएगा ये प्यारा सा प्रश्न आपसे क्या बात कर रहा है। अधिगम में अभ्यास का नियम से आस्य है। सीखने में अभ्यास का नियम किसी बात को बार बार रटने पर बल देता, किसी बात को बार बार लिखने पर बल देता है, किसी बात को व्यवहार में लाना है, या इसमें कोई भी नहीं है। अभ्यास का नियम आपसे बात कर रहा है। किसी भी बात को बार बार लिखना, किसी भी बात को बार बार रटना। अभ्यास का नियम कहता है किसी भी कार्य को बार बार करना, किसी भी कार्य को क्या करना? बार बार करना। अब थोड़ी सी जानकारी ले लें। एक व्यक्ति आएंगे, कौन? थॉर्नडाइक। थोड़ा सा समझना है मेरे लाडलो। थॉर्नडाइक जो सीखने के क्या देगा? नियम देगा। सीखने के नियमों का क्या करेगा? प्रतिपादन करेगा। और सीखने के नियमों को बांटेगा दो भागों में। एक तो आपके कौन से आ जाएंगे गुरुजी? प्राथमिक। और एक कौन से आ जाएंगे सर? तो आपके गौण, यानी कि द्वितीयक। एक प्राथमिक और एक आपके आ जाएंगे गौण। प्राथमिक में आएंगे सर 3, प्राथमिक में 3, और गौण में कितने आ जाएंगे? 5। यहां टी, यहां ए और यहां पी। पी मतलब प्रभाव का नियम, ए मतलब अभ्यास का नियम, और आपके टी मतलब तत्परता या रीडनेस का नियम, तत्परता का नियम। अब आपसे पूछा है किसी भी कार्य को बार बार करने पर, किसी भी बात को बार बार करने पर, बार बार करने पर बल देता है आपके कौन सा? अभ्यास का नियम। बार बार लिखना। लेकिन याद रखना है प्यारे लाडलो, रटने से सीखना नहीं होगा। रटना कभी भी सीखना नहीं होता है, रटने से कभी भी सीखना नहीं होता है। और ये भी बात पेपर में पूछ ली, अभ्यास के द्वारा, अभ्यास के द्वारा या प्रशिक्षण के द्वारा आपके व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों को सीखना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीखना कहा जाता है। और सीखना सदैव होता है सक्रिय। सदैव कैसा होता है? तो सक्रिय। सदैव कैसा होता है? तो उद्देश्यपूर्ण। और सदैव पूछे तो कैसा होता है? विवेकपूर्ण। इन सभी जानकारियों को आपको पढ़ के जाना है। तो किसी भी कार्य को बार बार लिखना या करना आपके कौन सा कहलाएगा? अभ्यास। यहीं से एक पंक्ति आती है, करत करत अभ्यास की जड़मत होत सुजान, और रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। निरंतर किसी कार्य को करने पर उस कार्य में दक्षता प्राप्त होती है। तो प्यारे, यदि कोई चीज एक बार में याद नहीं होती है तो उसको बार बार अगर निरंतर हम प्रयास करेंगे तो वो कार्य आपके हो जाएगा। कौन ऐसा
सकते हैं। जो टिक सके आदमी के मग में, मानव जब जोर लगाता है पत्थर भी पानी बन जाता है। आपको पता है जब अच्छे प्रयत्नों से की गई मेहनत ही आपको आपकी सफलता में आगे ले जाएगी। तो चलिएगा, एक दमदार तैयारी की आपको आवश्यकता है। अगले प्रश्न पर मैं आपको ले चलता हूं। क्या कह रहा है इस सीरीज का यह प्यारा सा प्रश्न आपसे। आप मेरे साथ लगातार बने हुए हैं और अपने विकल्पों का बिल्कुल सही चुनाव कर रहे हैं। इससे यह बात तो क्लियर हो जाती है कि आपकी तैयारी बड़े गजब की है, आपका पेशेंस बड़े गजब का है। क्योंकि हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल के, फैसला लेना सोच और सवाल के। ये जिंदगी का मामला है, आपके द्वारा लिया गया एक फैसला आपकी जिंदगी बदल देता है। क्योंकि जिसके हौसले मजबूत होते हैं उनके फैसले मजबूत होते हैं। तो आइए अगले प्रश्न पर बात करते हैं, वो आपसे क्या कह रहा है। यदि कोई बालक या छात्र आपको अपने घर पर आमंत्रित करता है तो आप क्या करेंगे। पॉजिटिव सोचना है, अवश्य जाएंगे, माता पिता के बुलाने पर जाएंगे, मना कर देंगे, किसी भी अवसर पर या किसी विशेष अवसर पर आप जाएंगे। अब देखिएगा, मना नहीं कर सकते। एक ऑप्शन हमने काट दिया, बालक बुला रहा है, बालक की भावनाओं को आघात पहुंचेगा, इसलिए हम लोग मना नहीं कर सकते। अवश्य जाएंगे, अरे आप पर काम भी आ सकता है, अवश्य तो आप जा नहीं सकते। माता पिता बुलाएंगे तब भी जा सकते, लेकिन किसी विशेष अवसर पर यदि हम जाएंगे तो अच्छा रहेगा। अपने आप मजबूत तर्क है कि विशेष अवसर पर हम लोग जाएंगे। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर मैं आपको ले चलता हूं। नेता होना चाहिए, बड़ा गजब का प्रश्न है। नेता कैसा, अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाला, निरंकुश व्यक्तित्व वाला, बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाला, या उक्त में से कोई नहीं। कोई नहीं तो कट, निरंकुश भी कट गया। अब अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, उत्तर तो रहेगा बहिर्मुखी। अब कुछ मेरे प्यारे लाडले कह रहे हैं कि बहिर्मुखी और अंतर्मुखी क्या होता है। तो एक दो शब्द है, थोड़ा सा 1 मिनट इन्हें ध्यान से देखना, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बने रहिए आप मेरे साथ। अंतर्मुखी का मतलब है जो व्यक्ति एकांत में रहता हो, जो व्यक्ति कैसे रहता हो, एकांत प्रिय हो, एकांत प्रिय हो और नकारात्मक विचार रखता हो, नकारात्मक विचार रखता हो, उसमें भय पाई जाती हो, भय पाई जाती हो। और कैसा हो, आत्म केंद्रित। कैसा हो, आत्म केंद्रित। आत्म केंद्रित के साथ साथ कैसा हो, तो संकालु। कैसा हो गुरुजी, तो संकालु हो, संकालु, संकालु प्रवृत्ति का हो। अब जब सुनना, नेता कभी भी एकांत में नहीं रहता गुरुजी, तो यह भी विकल्प कट गया। विकल्प काटने से आसानी रहती है। अब भाषण की उत्तम क्षमता जिसमें पाई जाती है, भाषण की उत्तम क्षमता की कौन सी क्षमता गुरुजी, उत्तम क्षमता पाई जाती है, वह आपका कौन सा है, बहिर्मुखी। यह मिलनसार होता है गुरुजी। कैसा होता है, तो नेता हमेशा मिलनसार होगा और नेता आपका होगा आशावादी दृष्टिकोण का। आशावादी उसमें पाया जाएगा, आशावादी दृष्टिकोण। नेता में आशावादी क्या पाया जाएगा, दृष्टिकोण। तो चलिए ये सब बातें हुई और उत्तर हो गया बहिर्मुखी। अब तो आप समझे कि अंतर्मुखी और बहिर्मुखी क्या है। अब आपसे प्रश्न ये पूछा जाए कि हमारे विकास की कौन सी अवस्था में, तो शैशव अवस्था में हमारा जो व्यक्तित्व होगा वो अंतर्मुखी होगा। याद कीजिए, जब हम 0 से 5 वर्ष के थे तो एकांत में रहते थे, अकेले रहते थे। और अब जैसे ही हम बड़े हुए और हम बाल्यावस्था में आए, और बाल्यावस्था में आने पर हमारा व्यक्तित्व कैसा हो गया, तो आपका बहिर्मुख हो गया। याद कीजिए, अगली सीरीज में मैंने आपसे बात की थी कि नेता के गुणों का विकास आपकी कौन सी अवस्था में होगा, तो आपकी होगा कौन सी में, बाल्यावस्था में। लेकिन एक अवस्था जिसे मैं किशोर अवस्था कहता हूं गुरुजी, कौन सी अवस्था कहता हूं मेरे लाडलो, किशोर अवस्था कहता हूं। इसमें हमारा व्यक्तित्व होता है उभयमुखी। कौन सा होता है, तो उभयमुखी होता है। ये तो आपके प्रश्न थे।
चलिएगा अब अगले प्रश्न पर मैं आपसे बात करता हूं। बड़ा प्यारा प्रश्न आ गया। सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है। क्रिएटिविटी किससे आपके संबंध रखती है? मॉडलिंग से रखती है, अनुकरण से रखती है, अभिसारी चिंतन से रखती है या अपसारी चिंतन से रखती है? जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर दीजिएगा। क्या पूछा है आपसे? देखिएगा कि सृजनात्मकता किससे संबंध रखती है। पहले ही ऑप्शन को देखते हैं, मॉडलिंग। और मॉडलिंग की बात तो मैंने आपको बताई, बंडूरा महोदय जी करते हैं। कौन करते हैं? बंडूरा जी करते हैं। और इसका एक सिद्धांत आता है सामाजिक अधिगम, और जिसमें हम दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखते हैं। तो ये तो ऑप्शन में नहीं है। दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखते हैं, इसी को कहते हैं गुरुजी नकल करके सीखना। नकल करके सीखना। एक चीज है अनुकरण। जब हमसे पूछा जाए बालक सबसे ज्यादा किससे सीखता है? सर्वाधिक मात्रा में सीखता है किससे? तो अनुकरण से। अब सीखने का एक क्रम है। सबसे पहले जिज्ञासा होगी। क्या होगी? जिज्ञासा होगी। फिर हम चीजों का करेंगे अनुकरण, और अनुकरण के बाद करेंगे अभ्यास। यह सीखने का क्रम है यदि पूछा जाए तो। जी, अब एक और ऑप्शन है अभिसारी चिंतन। अब आपसे पूछा जाए अभिसारी चिंतन, तो अभिसारी चिंतन की मैं बात करूं तो यह पाया जाता है प्रतिभाशाली बालकों में। कैसे बालकों में? प्रतिभाशाली बालकों में। यह संबंध अपना रखता है बुद्धि से, क्योंकि इसमें एक निश्चित उत्तर दिया जाता है। क्या दिया जाता है? निश्चित उत्तर दिया जाता है। अगला है आपके अपसारी चिंतन। यह आपकी सृजनात्मकता से संबंध रखता है। किससे रखता है? सृजनात्मकता से। और कैसे बालक में पाया जाता है? तो सृजनशील। कैसे में पाया जाता है? तो सृजनशील। यह एक पैटर्न के माध्यम से समस्या का समाधान करता है। पैटर्न के माध्यम से समस्या का क्या करता है? समाधान करता है। इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प आपके डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलिएगा। क्या आपसे बात कर रहा है? देखिएगा, बड़ा प्यारा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आप सभी के सामने है। इसका आप लोग उत्तर दीजिएगा। आप सभी कमेंट बॉक्स में जा रहे हैं कि सर कई बार पढ़ लिया, परिवार तो हमने, और परिवार हमारी शिक्षा का साधन है अनौपचारिक। जी बिल्कुल राइट आंसर है। ज्योति का उत्तर आ रहा है, अवनी का उत्तर आ रहा है, खुशी का उत्तर आ रहा है, विनय का उत्तर भी आ रहा है, और प्रकाश का उत्तर आ रहा है। चलिएगा, यहां बहुत सारे विद्यार्थी लगातार उत्तर दे रहे हैं। तो कौन सी शिक्षा है? अनौपचारिक शिक्षा। लेकिन औपचारिक शिक्षा की बात करेंगे तो प्यारे लाडलो विद्यालय है। कौन है? तो विद्यालय है। चलिएगा, दूरस्थ शिक्षा की बात की थी, और इसी को कहते हैं हम लोग सहकारिता। क्या कहते हैं? सहकारिता। और इसी को कहते हैं दल शिक्षण विधि। कौन सी विधि? दल शिक्षण विधि। और इसी को कहते हैं हम लोग टोली विधि। और यह विधि कब आई गुरुजी? 1955 में आएगी। और कौन देंगे? डेविड बोरविक। यह बात भी याद रखनी है, डेविड बोरविक। और यह विधि आपकी याद रखनी है, उच्च स्तर पर उपयोगी है। उच्च स्तर पर क्या है? उपयोगी है। और इस विधि के सोपान कितने हैं? तो 3। सबसे पहले करेंगे प्लानिंग, यानी कि योजना बनाना। फिर आप लोग करेंगे उनका क्रियान्वयन। क्या करेंगे? तो क्रियान्वयन करेंगे। और फिर क्या करेंगे? तो मूल्यांकन करेंगे। ये हमने कल की कक्षा में पढ़ा था। उत्तर क्या रहेगा? विकल्प बी रहेगा। अगले प्रश्न पर आ जाइएगा। उस नेता को अच्छा माना जाता है जो
कौन से नेता को अच्छा मानेंगे? एक जो नेता है वो कौन सा आपके अच्छा माना जाएगा? जल्दी से आप बताइए। समूह के प्रेरकों को संतुष्ट करे, समूह की जरूरतों को संतुष्ट करे, समूह की सेवा करे और समूह की सदैव प्रशंसा करे। सदैव प्रशंसा नहीं कर सकता, वो गलत काम भी कर सकते हैं, तो उनमें मनमुटाव भी हो सकता है। इसलिए ये क्या हो गया, कट गया। समूह की क्या है, सेवा भी वह नहीं कर सकता। सेवा कर सकता है लेकिन जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता। प्रेरक यानी कि मोटिव जो आएंगे उनको आप संतुष्ट करते जाएंगे, अपने आप उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। समूह के प्रेरकों को संतुष्ट किया जा सकेगा। चलिए अगली बात सुनिएगा, बड़ा प्यारा प्रश्न है। अनुपयोगी प्लास्टिक की थैलियों से बालक द्वारा कलात्मक वस्तुओं का निर्माण करना उसकी क्रिएटिविटी को दर्शाता है, उसकी किसे सृजनशीलता को दर्शाता है। और इसको बढ़ावा देने के लिए एक विधि आपके काम में ली गई, ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि, जो आपको ध्यान रख के जानी है। ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि, इस विधि को देने वाले हैं ओसबॉर्न। कौन है? तो ओसबॉर्न इस विधि को देंगे और यह विधि आपका संबंध रखेगी ज्ञानात्मक पक्ष से। कौन से पक्ष से संबंध रखेगी? ज्ञानात्मक। और यह विधि हमेशा समस्या पर केंद्रित विधि है। समस्या पर केंद्रित आपके क्या मानी जाती है? विधि मानी जाती है। इसी के साथ साथ आपको याद रखनी जानी है, सृजनात्मकता का जो जनक है वो जनक आपके माना जाता है कौन? टॉरेंस। कौन माना जाता है? टॉरेंस। और ये टॉरेंस ही सृजनात्मकता का कौन सा सिद्धांत देंगे गुरुजी? तो प्रक्रिया सिद्धांत देंगे। कौन सा सिद्धांत देंगे? प्रक्रिया। और आपसे पूछा जाए कि सृजनात्मकता का सबसे लोकप्रिय परीक्षण कौन देंगे? तो टॉरेंस देंगे। लोकप्रिय परीक्षण भी कौन देंगे? टॉरेंस। ये आपको बातें ध्यान रख के जानी है। चलिएगा कुछ बातें अब यहां से भी नहीं आई तो पेपर में बात आएगी, ये पूछेगा वो आपसे कि सृजनात्मकता की विशेषताओं में नवीनता पाई जाती है, लोचशीलता पाई जाती है, लोचशीलता के साथ साथ सजगता पाई जाती है, सजगता पाई जाती है, उपयोगिता पाई जाती है, उपयोगिता के साथ साथ आपकी मौलिकता पाई जाती है, मौलिकता पाई जाती है, धारा प्रभाव पाया जाता है, धारा प्रभाव पाया जाता है, कल्पनाशीलता पाई जाती है, कल्पनाशीलता पाई जाती है। ये सभी विशेषताएं पाई जाती है। किसमें? क्रिएटिविटी या सृजनात्मकता में अभी बड़ा चिंतन पाया जाता है आपके कौन सा? अपसारी चिंतन पाया जाता है। तो चलिएगा उत्तर रहेगा आपके ए। अगले पर हम बात करते हैं, शिक्षक का उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षक का उद्देश्य क्या होना चाहिए? देखिएगा, परीक्षा उत्तीर्ण कराना, सर्वांगीण विकास करना, व्यवहार में कुशलता लाना और भेदभाव सिखाना। अब देखो ये दोनों नेगेटिव है, केवल परीक्षाएं उत्तीर्ण हम नहीं करा सकते, भेदभाव नहीं सिखा सकते। अब या तो व्यवहार में लाएंगे कुशलता या कैसा विकास करेंगे? सर्वांगीण। और शिक्षा बालक का सर्वांगीण विकास करती है, चहुमुखी विकास करती है और शिक्षक भी बालकों के व्यवहार का सर्वांगीण विकास करेगा। इसे उत्तर हो जाएगा विकल्प आपके बी। अगले प्रश्न पर चलिएगा, बालक के विकास में योगदान है, बालक के विकास में योगदान है, अच्छे विद्यालय का हो सकता है, पाठ्य पुस्तकों का हो सकता है, माता पिता का हो सकता है, लेकिन बिना गुरु के उसका भला नहीं हो सकता। तो याद रखना, योग्य और समर्पित शिक्षकों का। यह भी बड़ा प्यारा सा प्रश्न था। इस सीरीज के एक और प्यारे से प्रश्न पर मैं आपको ले चलता हूं, करता है उत्तम नेता के गुणों के विकास के लिए सबसे प्रमुख माध्यम क्या है? उत्तम नेता के गुणों के विकास के लिए सबसे प्रमुख माध्यम क्या है? राजनीतिक मंच, स्कूल, घर और फिल्म। अरे नेता के गुणों का विकास करना अभी तो पढ़ा था विद्यालय, अभी तो पढ़ा था, ज्यादा समय में इस प्रश्न में नहीं लूंगा।
उत्तर हो जाएगा विद्यालय। अगला प्रश्न फिर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, चलिएगा आप सभी भी लगातार उत्तर दे रहे हैं, ज्यादातर विद्यार्थियों के बिल्कुल सही उत्तर आ रहे हैं प्यारे साथियों। बालक के सामाजिकरण का उद्देश्य होता है, मेरे प्यारे लाडलो, सामाजिकरण का मतलब है समाज का एकीकरण करना, व्यक्तिगत व सामाजिक समायोजन में वृद्धि, बालक की अभिवृत्तियों, पसंद और विश्वास को विकसित करना, एक सामाजिक समूह के प्रतिमानों को विकसित करना, समूह मानकों को ग्रहण करना। अंदर अभिवृत्तियों को विकसित करना, जी नहीं, सामाजिकरण की बात की जा रही है, सभी को साथ लेकर बात की जा रही है, इसलिए उत्तर क्या रहेगा? विकल्प सी रहेगा। पहला ऑप्शन ये कह रहा है व्यक्तिगत और सामाजिक समायोजन एडजस्टमेंट, यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और यह भी एक प्रकार की यूनिवर्सल प्रक्रिया है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है। समायोजन याद रखना, जीवन की हर परिस्थिति में हम एडजस्टमेंट करते हैं, इसलिए उत्तर क्या रहेगा? विकल्प सी रहेगा। अगले प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, बालक का सामाजिक विकास श्रेष्ठ होगा, बालक का सामाजिक विकास कब श्रेष्ठ होगा, ये आपसे पूछ रहा है वो। देखिएगा आप लोग, यदि बालक के माता पिता उचित लाड़ प्यार करें और सामाजिक नियमों का सावधानी से पालन करवाएं, यदि बालक के माता पिता, यदि बालक के विद्यालय में अच्छा वातावरण और उत्तम विद्यार्थियों के साथ मिलने जुलने का मौका मिले, यदि माता पिता के साथ कठोर दमनात्मक करें, नेगेटिव आ गया, कठोर और दमनात्मक, और यदि शिक्षक बालकों के साथ कठोर अनुशासन रखे, दोनों का अर्थ तो दोनों नेगेटिव है। अब ये कह रहा है उचित लाड़ प्यार करें, यहीं से देखो उचित लाड़ प्यार करेंगे और सामाजिक नियमों का सावधानी से पालन करेंगे, अपने आप उत्तर आ गया। ये सामाजिक विकास जो है वो आपके प्रारंभ होता है जन्म के कब? जन्म के 3 वर्ष बाद। जन्म के 3 वर्ष बाद आपका कौन सा विकास प्रारंभ होता है? सामाजिक। और सामाजिक विकास प्रारंभ होता है संपर्क से, संपर्क के साथ साथ ये प्रारंभ होता है भीड़ में और ये प्रारंभ होता है सभा में। सभा और भीड़ में ये जो आपका विकास है ये प्रारंभ होता है, समाज को एक करना, चलिए तो सामाजिकरण कहलाता है। अगले प्रश्न पर आ जाइएगा, प्यारा सा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। एक अध्यापक के रूप में आप अपने संप्रेषण कौशल को प्रभावी बनाने हेतु क्या करेंगे? विद्यार्थियों के अधिगम स्तर को जांचेंगे, उपयुक्त शब्दों का प्रयोग करेंगे, अपने ज्ञान को विस्तृत करेंगे और जोर से बोलेंगे। संप्रेषण कौशल की बात की जा रही है। संप्रेषण जो हम पढ़ चुके हैं, विचारों का आदान प्रदान। अब इस प्रक्रिया में आप क्या करेंगे? जोर से बोलेंगे, जी नहीं। उपयुक्त शब्दों का प्रयोग, लेकिन ज्ञान को विस्तृत नहीं करेंगे। जो बालक आपके सामने हैं उनका अधिगम स्तर जांचेंगे, उनका सीखने का स्तर कैसा है और आप उसी आधार पर अपने विचारों का आदान प्रदान करेंगे। एक संदेश को भेजने वाला है और एक संदेश प्राप्त करने। अब इस संदेश की प्रक्रिया में मातृभाषा का प्रयोग करेंगे, बालक के लिए सहज और सरल भाषा का प्रयोग करेंगे, सार्थक शब्दों का प्रयोग करेंगे, शब्दों की पुनरावृत्ति पर बल देंगे, कम रखेंगे। और यहां याद रखना, क्योंकि संप्रेषण का सबसे प्रभावी और महत्वपूर्ण सिद्धांत जो मुख्य सिद्धांत है, मुख्य सिद्धांत आपका है स्पष्टता का सिद्धांत। जब तक विचारों में स्पष्टता नहीं आएगी तब तक काम नहीं चलेगा। स्पष्ट रखेंगे, इसके साथ साथ आप याद रखना चैनलों के मध्य संबंध का सिद्धांत। चैनलों के मध्य क्या रखेंगे? मध्य संबंध स्थापित रखेंगे।
आप लिखकर व्यक्त कर रहे हैं, आप बोलकर व्यक्त कर रहे हैं, या आप भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। मातृभाषा के प्रयोग का सिद्धांत। और इसके साथ साथ आपको याद रखना है, यानी कि विषय पर अधिकार का सिद्धांत। विषय पर किसका सिद्धांत? अधिकार का सिद्धांत। और आपको एक चीज और याद रखना है कि लोग आपके व्याख्यान को सुने, इसके लिए आपको उसमें रुचि और क्या देनी है? प्रेरणा। अभिप्रेरणा का सिद्धांत। ये कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं जो हमें याद रखे जाने हैं। अगर गुरुजी प्रश्न ये ना पूछा जाता और प्रश्न पूछा जाता कि संप्रेषण की प्रक्रिया के भाग होते हैं, माध्यम के आधार पर आपका उत्तर हो जाता गुरुजी 3। कौन कौन से? तो आपका लिखित हो जाता सर। कौन सा हो जाता? लिखित। आपका हो जाता मौखिक सर। और आपका कौन सा हो जाता? तो प्रायोगिक हो जाता। कौन सा हो जाता? प्रायोगिक हो जाता। अगर वो आपसे पूछे कि संप्रेषण के सर दिशा के आधार पर कितने प्रकार होते हैं, तो 3। पहला हो जाएगा समतल, दूसरा हो जाएगा आपके अधोगामी, और तीसरा हो जाएगा ऊर्ध्वगामी। अधोगामी और कौन सा हो जाएगा? ऊर्ध्वगामी हो जाएगा। अब मेरी बातों को ध्यान से समझ रहे होंगे। संख्या के आधार पर पूछे तो संख्या के आधार पर 2 हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे? तो अंतर्वैयक्तिक, अंतर्वैयक्तिक। और दूसरा कौन सा हो जाएगा? अंतरावैयक्तिक हो जाएगा। दूसरा कौन सा हो जाएगा? अंतरावैयक्तिक हो जाएगा। लेकिन पेपर में प्रश्न पूछेगा लाडलो, पूरा टॉपिक हमने कर दिया कि संप्रेषण के अन्य प्रकार, और अन्य प्रकारों में याद रखना मेरे लाडलो शाब्दिक और अशाब्दिक। शाब्दिक और कौन सा गुरुजी? अशाब्दिक हमें याद रखना है। औपचारिक और कौन सा याद रखना है? अनौपचारिक याद रखना है। अंतिम समय में हमें ये चीजें ध्यान से देख के जानी है। ये प्यारा सा टॉपिक हमने यहां छाप दिया। संप्रेषण की कुछ महत्वपूर्ण बातें मैंने आपसे कर ली। चलिएगा अगले प्रश्न पर मैं आपके बात करता हूं। अगले प्रश्न पर मैं आपसे बात करता हूं। क्या कह रहा है? एक अध्यापक के रूप में आप संप्रेषण को प्रभावी बनाने के लिए क्या करेंगे? अभी आया था, विद्यार्थियों के अधिगम स्तर को जांचेंगे। विद्यार्थियों के अधिगम स्तर को जांचेंगे। अगले प्रश्न की मैं बात करूं, चलिएगा ये भी डबल प्रश्न हो गया है। अधिगम स्तर को हम लोग यहां जांचेंगे। अधिगम स्तर को हम लोग यहां पर क्या करेंगे? तो जांचेंगे प्यारे लाडलो। अधिगम स्तर को हम लोग क्या करेंगे? तो जांचेंगे। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर मैं आपको ले चलता हूं। चलिएगा चलिएगा बालक एवं बालिकाओं के सामाजिक विकास का आधारभूत अभिकरण क्या है? बड़ा प्यारा सा प्रश्न पूछा है आपसे। देखिएगा अब आपसे क्या बात कर रहा है। विद्यालय है क्या? माता पिता और परिवार है क्या? समुदाय है या संप्रेषण के माध्यम है? बालक और बालिकाओं का सामाजिक विकास। अब गुरुजी आधारभूत अभिकरण पूछा है। माता, अब हमने यहां सामाजिक परिपक्वता टॉपिक की बात की थी। सामाजिक परिपक्वता के साधन हमने पढ़े थे, और सामाजिक परिपक्वता के साधन है तो थोड़ा सा समझिए तब प्रश्न समझ में आएगा। पहला है प्राथमिक साधन और दूसरा है आपके द्वितीयक साधन। प्राथमिक जो साधन है, उन प्राथमिक साधनों में आपके आ जाएंगे कौन? परिवार आपके आ जाएगा, मित्र मंडली आपके आ जाएगी, मित्र मंडली और आपके रिश्तेदार आ जाएंगे। मित्र मंडली और कौन आ जाएंगे? रिश्तेदार। रिश्तेदार और यही आ जाएगा समाज। कौन आ जाएगा सर? समाज आपके आ जाएगा। लेकिन द्वितीयक जो साधन है उनमें आपके आ जाएगा विद्यालय
उनमें आ जाएगा महाविद्यालय। महाविद्यालय। चलिए, तो अब आपसे पूछा है सामाजिकरण का आधारभूत। आधार कहते हैं पहला, और आधारभूत अभिकरण आपके हैं माता पिता और परिवार। माता पिता और कौन है? परिवार। अगले प्रश्न पर आइएगा। बड़ा प्यारा सा प्रश्न आपसे पूछ लिया कि सतत एवं समग्र मूल्यांकन में शामिल है। सतत एवं समग्र मूल्यांकन में शामिल है। अब देखिएगा, केवल संरचनात्मक आकलन, केवल संकल्पनात्मक आकलन। मैं आपको और क्लियर कर दूं, एफए और ये है ऐसे। अब आपको क्लियर हो जाएगा। फॉर्मेटिव असाइनमेंट और ससेमेटिव असाइनमेंट, ना तो ना ही संकलनात्मक आकलन। विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए संरचनात्मक और संकलनात्मक आकलन, फॉर्मेटिव। अब सीसीई की बात कर रहा है वो आपसे। देखिएगा क्या पूछ रहा है। सतत और समग्र व्यापक मूल्यांकन की बात करें तो दोनों आ जाएंगे, क्योंकि यह केवल जुड़ा हुआ है, और जब केवल आए तो उत्तर नहीं होता है, नकारात्मक बात करता है। अब ये ना है और ये भी ये बात कर रहा है, तो दोनों। अब सतत और समग्र व्यापक मूल्यांकन की बात कर लूं तो सतत का अर्थ है गुरुजी मूल्यांकन लगातार किया जाए। मूल्यांकन क्या किया जाए? लगातार किया जाए। मूल्यांकन प्रक्रिया को लगातार करेंगे तो सतत। और व्यापक का अर्थ है गुरुजी उसमें शैक्षिक और सह शैक्षिक गतिविधियां हो। शैक्षिक और सह शैक्षिक गतिविधि हो तो वो आपके कौन सा हो जाएगा? आपके व्यापक हो जाएगा। अब ये इस मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है, और वो आपके मुख्य उद्देश्य आपको याद रखना है। विद्यालय उपस्थिति के दौरान, विद्यालय उपस्थिति के दौरान प्रत्येक पक्ष का अंकन। उपस्थिति के दौरान प्रत्येक पक्ष का क्या है? अंकन। अब ये हमने यहां बात कर ली, इसलिए इसके दो प्रकार होते हैं। अगर पेपर में पूछा जाए रचनात्मक, रचनात्मक आकलन क्या है, तो आपको याद रखना है रचनात्मक आकलन वह है जो शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया के, शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया के दौरान चलता है। शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया के कब चलता है? दौरान चलता है। दोनों साथ साथ चलते हैं, प्रक्रिया के दौरान चले। अब दूसरा है योगात्मक, जो सत्र के अंत में चले। योगात्मक जो सत्र के कब चले? अंत में चले। इन्हें आपको ध्यान से देख के जाना है। सत्र के अंत में चले तो योगात्मक। चलिएगा अगले इस प्रश्न की ओर मैं आपको ले चलता हूं सीरीज का। यह मेरा अंतिम प्रश्न आपके बीच में है, जिससे मैं आपकी बात करूंगा। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कंटिन्यूअस कॉन्फर्मेशन इवोल्यूशन जो आपका है, सतत समग्र व्यापक जो आपका मूल्यांकन है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? गुणात्मक सुधार लाना, निदानात्मक, परिणामात्मक, उपर्युक्त सभी। आप सब जानते हैं गुणात्मक सुधार जो आता है वह व्यक्ति के व्यवहार में आता है। व्यक्ति के किसमें परिवर्तन है? व्यवहार में परिवर्तन है। निदान का शाब्दिक अर्थ है गुरुजी तो कारण। बालक के द्वारा सीखने की प्रक्रिया में रहने वाली कमी, सीखने की प्रक्रिया में जो कमी रह जाती है उन कमियों को दूर करना, कमियों को दूर करना है निदान। अब ये परिणाम मतलब मात्रा। अब आपको पता है मूल्यांकन की प्रकृति मात्रात्मक और परिणामात्मक होती है। अब मैं आपको बता दूं मूल्यांकन के 4 प्रकार हैं। यही उत्तर तो उपरोक्त सभी रहेगा, लेकिन मूल्यांकन के सामान्य प्रकार कितने हैं? 4। पहला जिसमें आपके आएगा सीसीई, सतत समग्र व्यापक मूल्यांकन। दूसरा जिसमें आपके आएगा योगात्मक मूल्यांकन। योगात्मक जो भी मैंने अगले प्रश्न में बात की सत्र के अंत में,
फिर आपका आ जाएगा निदानात्मक, जिसमें हम कमियों की बात करेंगे, और चौथा आ जाएगा फॉर्मेटिव यानी कि निर्माणात्मक, जिसमें हम लोग बात करेंगे सुधार की प्रक्रिया की। लेकिन मूल्यांकन के रूप पूछो तो रूप होते हैं दो, एक होता है गुरुजी औपचारिक और एक होता है अनौपचारिक। ये बातें आपको ध्यान रख के जानी है। तो चलिएगा, औपचारिक और दूसरा कौन सा होता है अनौपचारिक। बिल्कुल आपके सही बात आपके कर रहा है, डी आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए इस सीरीज के एक और प्रश्न की ओर हम चलते हैं। क्या आपसे पूछ रहा है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक का अर्थ इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी विषयों का मूल्यांकन, सह शैक्षिक मूल्यांकन, शैक्षिक एवं सह शैक्षिक मूल्यांकन। चलिए उत्तर क्या रहेगा, शैक्षिक एवं सह शैक्षिक मूल्यांकन। अभी मैंने आपके बात की थी, यही आपका प्रश्न था और इसका उत्तर रहेगा विकल्प डी। तो चलिए साथियों, अब मुझे इजाजत दीजिएगा, यानी कि इस सत्र को अलविदा कहने की। और अब मैं आपसे वादा करता हूं, मिलूंगा कल फिर ऐसी एक रोचक और बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी के साथ। तब तक आप भी अपनी तैयारी को एक आयाम और आधार दीजिएगा। और अब मुझे इजाजत दीजिएगा आपसे अलविदा कहने की। मैं वादा करता हूं, मिलूंगा कल इसी उत्साह उमंग और जोश के साथ एक नई के साथ। राधे राधे, शुभ रात्रि आपके लिए, धन्यवाद।